अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 जो है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के हमारे पास तकरीबन जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज़्यादातर हर क्वेश्चन के जो है वो 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो ये सारा हम जो है वो सॉल्व करते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक दफ़ा आपको समझने के लिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक अपने स्टडी लाइफ में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ग्रेड 7-8 तक, इसलिए जो है वो इन चीज़ों को अभी से जो है वो आप ब्रीफली समझ के जाएं। ठीक है, कोई भी वीडियो का जो पार्ट्स है उसको आप स्किप ना किया करें और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर आपके चैप्टर नंबर 6 तक के मैथ्स के लेक्चर और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपलोड कर दिए हुए हैं, ताकि आने वाली सब्सक्राइब कर देंगे तो हर जो वीडियो है आने वाली आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप अपनी स्टडी को जो है वो और आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपनी वीडियो पे और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो अभी तक की आपका जो कह लें कि स्टडी कैरियर है, यानी कि अभी आपने जो 8-9-10 साल जो स्टडी की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अभी तक जो है वो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं और यहाँ पे आपने एक दफ़ा देख लेना है, ये पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नई चीज़ है। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं आगे एक्सरसाइज में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आपकी ये मैंने एक्सरसाइज में से ही ली है, जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल पार्ट में बताया हुआ है, तो बस टू द पॉइंट बात है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें लिखा हुआ है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, तो एक तो आप ये बात याद रखें कि ये जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो एक ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। ठीक है, ट्रायंगल की देखें मुख्तलिफ शेप्स हैं, उसकी 3 साइड्स होती हैं, हर साइड्स की लंबाई डिफरेंट है और हर साइड की जो लंबाई होगी, मतलब जो उसकी लेंथ होगी, जो उसकी वैल्यू होगी ना, आगे उसको रेशियोज में कन्वर्ट करना, मतलब किस तरह से उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, कौन से साइन अप्लाई होते हैं, ये सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बी प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है हमारी, एज अ प्रैक्टिकल अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स। कोई एक ऐसा फंक्शन जो एंगल्स को रिलेट करे टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक और इम्पोर्टेंट बात आपने ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मैं ट्राइंगल्स बनाती हूँ, एक तो हमारे पास इस तरह की भी ट्रायंगल होती है, एक हमारे पास इस तरह की भी ट्रायंगल होती है, मतलब हर शेप की ट्रायंगल हो सकती है ना हमारे पास। लेकिन आपने याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज उसी पे अप्लाई होंगे जो कि इस शेप की होगी, मीन्स के जिसका एंगल एक एंगल जो है वो 90 का होगा, यानी कि वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देन ही जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने फिथागोरस थ्योरम पढ़ा है, या आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा फिथागोरस थ्योरम। फिथागोरस थ्योरम भी किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरह आप ये भी याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। क्लियर, तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, तो साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसकी जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है ना, ये देखें 1 2 3, ये जो 3 साइड्स हैं इसकी, वो क्या कहलाती हैं, वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अब उन फंक्शंस में जो है वो 3 इंपॉर्टेंट नाम होते हैं। ठीक है, जो आप शायद आज से पहले ना पढ़े हों, लेकिन अभी जो है वो आप चैप्टर नंबर 6 में इसको बहुत दफ़ा रिपीट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में भी काफ़ी हद तक हमने इन चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, इनके बारे में आपने को सुना भी था, समझा भी था, लेकिन यहाँ पे भी दोबारा हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास होता है साइन, दूसरा होता है हमारे पास कोसाइन और तीसरा होता है टेंजेंट। ठीक है, इसी तरह और भी होते हैं हमारे पास, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना, कह लें कि जो हमारे पास मेन होते हैं वो यही होते हैं। इसको तो हम साइन ही पढ़ते हैं, इसको हम कोस पढ़ते हैं और इसको हम टेन पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये होती है, ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। ठीक है, ये उनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो ये हमारे पास फंक्शन होते हैं और इन्हीं फंक्शंस को अप्लाई करके जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आगे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो था ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी थी और इसको समझना भी ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। वैसे भी अगर आप चाहें, आपका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है आपको इसके बारे में जानना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप बेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएँ, आप गूगल पे सर्च कर लें, वैसे आप इसकी कोई बुक पढ़ लें थ्योरी वगैरह, तो आप
आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इल्म जितना हासिल किया जाए उतना जो है हमारा नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बेसिक थ्योरी थी कि इसको इसका फादर कौन है, मतलब फादर मीन्स कि इसको बनाया किसने ना, फर्स्ट टाइम इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया वो किसने करवाया, तो ये सारा जो है ये उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जो समझने की बात थी, जो करने की बात थी, वो यहीं तक थी। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दी है। अब जो हमारे पास मेन काम करने वाली बात है ना, वो यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आगे हमारे पूरे चैप्टर में भी हम इसको कवर करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे भी। और इसके अलावा आप बस ये ना सोचें कि सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल पढ़ना है। अब दो बातें होती हैं, आपने याद रखना है। एक तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए आपका जो एंगल है वो 90 का होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरी ट्राइंगल में से एक एंगल 90 का होना चाहिए, मीन्स कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्लियर। और दूसरा ये, इसको देखें यहाँ पर भी हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब कि कोई दूसरा एंगल जो है वो 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है एंगल के बारे में कि जो 90 से छोटी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक वो है, कह ले डायग्राम कह ले ट्राइंगल कह लें। ठीक है, अब इसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये हमने जब फिथागोरस थ्योरम भी पढ़ा है तो उसमें इसको बहुत ब्रीफली डिफाइन किया गया था। अब यहाँ पे देखें, एक तो इसका एंगल क्या होगा, 90 का होगा। दूसरा बेटा, ये जो 90 का एंगल के सीधी लाइन होगी ना ऊपर की तरफ, जो इसको कह लें कि वर्टिकल लाइन होगी, वो आपके पास होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और उर्दू में इसको हम पढ़ते हैं कायदा। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल के साथ इस तरह जो कह लें कि ग्राउंड वाली लाइन होती है ना, जो ज़मीन के ऊपर जो बिछी हुई लाइन होती है, वो होती है हमारे पास बेस। ठीक है, और जो दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाती है, जिस तरह की एक स्टेयर होती है, वो ज़मीन से दीवार तक जो है वो मिलाती है ना स्टेयर को आपस में, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर हाइपोटेन्यूस हो जाती है। इसको हम वितर भी बोलते हैं उर्दू में। और आप अपने याद रखने के लिए एक जो है वर्टिकल, वो कह लें इसको हाइपोटेन्यूस, इसका वैसे नाम जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो ये एक तिरछी लाइन होती है। ठीक है, जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ आपस में मिलाती है। क्लियर। जो सीधी लाइन होगी ऊपर की तरफ वो परपेंडिकुलर, जो नीचे ज़मीन पर बिछी होगी वो बेस है, और जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिलाती है बेटा, वो आपके पास होता है हाइपोटेन्यूस। क्लियर। उर्दू में बोलते हैं इसको वितर। अब यहाँ पर सॉरी, इधर मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलर को हम कायदा कहते हैं, इसको हम बेटा हम बोलते हैं अमूद। ठीक है, और बेस को कायदा बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये होता है हमारे पास वितर, ये होता है हमारे पास अमूद, और ये होता है हमारे पास कायदा। ठीक है, उर्दू में। अब चीज़ें उर्दू में अगर आप पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये जो साइन है इनको आपने एज इट इज़ ही लिखना है। अब यहाँ पे हमने 3 बातों का जिक्र किया था, एक साइन का, एक कोसाइन का, एक टेंजेंट का। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि जो साइन है उसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कोसाइन को हम कोज लिखते हैं, और टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं। ठीक है, अब आगे भी मैंने कहा था इसके अलावा भी इसके पॉइंट्स हैं, तो वो कह लें इन्हीं के जो है वो उल्टे नाम कह लें, या इन्हीं की रिवर्स वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अभी पहले हम जो है वो ये 3 पढ़ते हैं। ठीक है, आगे फिर इनके बाकी जो 3 रिवर्स वैल्यूज़ हैं उसको पढ़ेंगे। अब जो साइन थीटा, इसको जो है वो एंगल पढ़ सकते हैं आप, साइन एंगल जो है या साइन थीटा। तो बेटा ये जो है ना वो हमारे पास होता है P बाय एच। अब P क्या है, P है परपेंडिकुलर, और H क्या है, वो है हाइपोटेन्यूस, यानी कि अमूद बाय वितर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर जो ये P वाली लाइन होती है ना सीधी, ये होती है हमारे पास A, और ये जो वितर वाली लाइन होती है ना ये होती है C, और ये जो A to C यानी कि बेस वाली लाइन होती है ना ये होती है हमारे पास B। ठीक है, तो ये P बाय एच है ना, P मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम कैसे लिखते हैं, A से, स्मॉल ABC में अगर हम रिप्रेजेंट करें। तो जो हाइपोटेन्यूस है H को हम कैसे लिखते हैं, C से, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसकी अपना जो नेम होता है ना वो होता है C। ठीक है, नेम कह लें, वैल्यू कह लें, कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास C। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास होती है A बाय C। उसी तरह अगर हम कोस थीटा की बात करें, सॉरी कोस थीटा भी कह सकते हैं और एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोस एंगल की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी B बाय एच। अब B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को, और एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूस को। ठीक है, यानी कि कायदा बाय वितर। ठीक है, अब कायदे की क्या वैल्यू थी B, और वितर की क्या वैल्यू थी यानी कि हाइपोटेन्यूस की, वो थी C। तो हमने इसकी क्या वैल्यू बना दी है, B बाय C। ठीक है,
अब tan की बात करते हैं, tan थीटा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ना आपके एग्जाम्पल्स में गिवन है, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले भी आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और वैसे भी एक अपने पास जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं तो पहले पेज पे इस तरह से जैसे मैंने नोट किया हुआ है इसको वाज़ा करके लिख लें, ताकि जब भी आप अपने नोट्स ओपन करें आपको पहले जो है वो ये नज़र आ जाए और आप इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, आगे फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा है तो tan थीटा बेटा आपके पास होगा P बाय बी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, अमूद बाय कायदा। तो अमूद की वैल्यू हमारे पास A है और बेस की वैल्यू हमारे पास B है, तो हमने इसको सिंपली लिख दिया A बाय बी, ठीक है। अब ये जो तीन वैल्यू है ना आपके पास, ये होती है मेन आपकी वैल्यू, साइन कोस टेन। अब इन्हीं की जो है वो रिवर्स वैल्यू कह लें या इन्हीं से जो बनने वाली वैल्यू होती है ना, वो भी हमारे पास आगे तीन वैल्यूज होती हैं। साइन है तो हमारे पास बनेगा कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट बन जाएगा। अब इसका हमने रिवर्स करना है, इसकी वैल्यू को उल्टा करना है। इसकी वैल्यू क्या है, a बाय सी है या p बाय एच है, तो जब हम साइन की उल्टी वैल्यू लगाएंगे कोसिकेंट तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी 1 बाय साइन। अब 1 बाय साइन का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको हमने उल्टा कर देना, 1 के नीचे लेना है, एच नीचे है तो वो चला जाएगा ऊपर, पी ऊपर है तो वो आ जाएगा नीचे, सी नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। समझ आई, यानी कि कोसिकेंट किससे बनेगा, साइन थीटा को 1 पे डिवाइड करने से। उसी तरह सीकेंट जो है वो उल्ट होता है कॉस का। अब इन वैल्यूज को याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। साइन है, साइन का पहला वर्ड क्या है, एस, तो जब इसकी उल्टी फॉर्म आएगी तो वो क्या बन जाएगी, कोसिकेंट, यानी कि उसका फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, सी। और अगर कॉज है उसका फर्स्ट वर्ड सी है तो इसकी उल्टी फॉर्म में पहला वर्ड क्या आ जाएगा, एस, ठीक है। एस होगा तो उल्टी फॉर्म में सी पहले आएगा, और अगर सी है तो उसकी उल्टी फॉर्म में एस पहले आएगा। तो साइन की उल्टी फॉर्म आ जाएगी कोसिकेंट और कोस की उल्टी फॉर्म आ जाएगी सिकेंट, ठीक है। अब टेन है तो इसकी भी उल्टी फॉर्म होती है कॉट। तो अगर ये ए बाय बी है तो वो क्या हो जाएगा, बी बाय ए। ये देखें क्लियर, आप देख सकते हैं। ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सारे के सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपकी 6.1 जो है वो इन्हीं फार्मूलाज इसी मेथड के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बहुत जाके डिटेल में एक दफ़ा जो है वो रिवाइज करवा दिया है। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल काम है वो हम क्वेश्चन में जाके करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमने जो पढ़ा है ना वो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अक्यूट एंगल। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ पढ़ी हैं हमने, ये अक्यूट एंगल की जो रेशियोज पढ़ी हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो वैल्यूज़ थी ये सारी ये थी अक्यूट एंगल की। अब ये जो वैल्यूज़ हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ना वो होते हैं 90, वैसे उसकी भी वैल्यू अक्यूट की भी 90 होती है, इनकी भी 90 होती है, लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि कम्प्लीमेंट्री आ रहा है तो उसका मतलब आपने 90 में से एंगल माइनस करना है। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक एंगल है और उसकी वैल्यू है 60, ठीक है, 60 है। तो उन्होंने कहा है कि जिसका मतलब क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है कि कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करें, तो हम क्या करते थे 90 में से 60 माइनस करके बता देते थे 30, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ रहा है 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे करने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको ज़रा रिवाइज आ जाए, आप रिमाइंड कर लें कि जी हमने ये वैल्यूज़ इस तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है। तो कम्प्लीमेंट्री का वर्ड आ जाएगा तो मतलब आपने 90 में से माइनस करना है थीटा, ठीक है, थीटा मीन्स एंगल, ठीक है। आपने 90 में से माइनस करना है एंगल जो आपका गिवन होगा, जो वैल्यू का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये देख लें, बात रूल वही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि एक ये ट्रायंगल और ट्रायंगल की ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये ए है, जो हाइपोटेन्यूस है वो सी है और जो बेस है वो बी है आपके पास, ठीक है। और उसका जो एंगल है वो किसका हो, 90 का हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, तभी जो है वो ये इस मेथड से हम जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना बेटा वो ये है कि साइन मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू साइन, अगर साइन का मेजरमेंट एंगल बी है तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास साइन 90 माइनस एंगल, ठीक है, 90 माइनस थीटा। साइन है तो साइन ही आएगा, ठीक है। तो 90 में से, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है तो हम 90 में से ही माइनस करेंगे, ठीक है। 90 में से माइनस किया एंगल तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी बाय एच
इक्वल टू बी बाय सी। अब आपने यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखें कंप्लीमेंट्री में साइन जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है बी बाय सी के, और अक्यूट एंगल में साइन हमारे पास इक्वल था ए बाय सी के। तो इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी, इसलिए ये वैल्यूज करवाई गई हैं आपको, ताकि आप अच्छे से जो है यहाँ पर ही याद कर लें। ठीक है, अब जी साइन जब आएगा 90 माइनस थीटा होगा तो वो कोस के इक्वल होगा। कैसे ये कोस के इक्वल होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जब साइन को 90 में से माइनस किया जाएगा एंगल को, तो इक्वल हो जाएगा बी बाय सी के। तो यहाँ पर देखें अपने एक्यूट एंगल में बी बाय सी किसकी वैल्यू थी? कॉस की। तो ये साइन फिर किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस के। कॉस किसके इक्वल आ जाएगा? साइन के। एंड टेन किसके इक्वल आ जाएगा? कोट के। यानी कि अपनी रिवर्स वैल्यूज के इक्वल आ जाएगा। साइन होगा तो कोस हो जाएगा, कोस होगा तो साइन बन जाएगा, और टेन होगा तो कोट बन जाएगा। यही बात सेम अगर कोट गिवन है तो हम कहेंगे वो टेन के इक्वल है। सेकेंड गिवन है तो वो कोसिकेंड, यानी कि वो अपने इसको कह लें कि एंटीनम। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटीनम और उर्दू में बोलते हैं हम मुतजाद। ठीक है, यानी कि उल्टी वैल्यू, जैसे कि होता है खुशी गम। ठीक है, गम खुश, इस तरह से जो होता है ना, बिल्कुल उसकी उल्टी फॉर्म। तो ये यहाँ पर जो है कम्प्लीमेंट्री में हम इसके साइन गिवन है तो वो कोस के इक्वल आएगा, टेन गिवन है तो वो कोट के इक्वल आएगा, और अगर सीकेंड गिवन है तो वो कोसिकेंड। ठीक है, इसकी उल्टी फॉर्म ये है। आप यहाँ पे साइन कोस का जिक्र नहीं कर सकते, और कोसिकेंड है तो वो सीकेंड के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, ये कुछ क्या, इसको फार्मूला भी आप कह सकते हैं, इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको वैल्यू भी आप कह सकते हैं। और इन्हीं दो जो ये वैल्यूज हैं, ये एक्यूट वाली वैल्यूज और ये कम्प्लीमेंट्री वाली वैल्यूज, इसी की बेस पे आगे जो है वो हमारी एक्सरसाइज सोल्व हो रही है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो आ जाता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब आपके पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है, तो उसकी जो है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करें। ये बात मैंने पहले आपको बता दी है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो उस पर फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है ना कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट्स मीन हम फिर उसकी क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। और डायग्राम को हमने बहुत क्लियरली समझा है कि ये अमूद होता है हमारे पास, यानी कि परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू ए है। ये बेस होता है हमारे पास तो इसकी वैल्यू बी है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है वितर, तो इसकी वैल्यू सी है। ठीक है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, और ये हमें बता रहा है कि इसका जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? तो आपको ये इसका पार्ट ए में आपके पास जो गिवन है वो है आई वाला क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट वाला वो है साइन थीटा। तो अगर हम थोड़ा सा मूव करें यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू था हमारे पास पी बाय एच, और वो वैल्यू थी हमारे पास बी बाय ए। ठीक है, बी बाय ए। यहाँ पे देखिए अक्यूट एंगल में हमने पढ़ा था ना कि साइन थीटा किसके इक्वल है? पी बाय एच के। तो यहाँ पे देखें पी बाय एच के। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी थी ए की और सी की। तो ये बी सी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए सी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? यहाँ पे देखें बी टू सी दरम्यान में क्या आ रहा है? ए, और बी टू ए दरम्यान में क्या आ रहा है? सॉरी इसकी वैल्यू थी ए टू सी, ए टू सी दरम्यान में क्या आ रहा है? सी। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसका ए बाय सी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था ए बाय सी, तो इसलिए यहाँ पर आप ए बाय सी भी कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ए है तो ए की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, और फिर सी है तो सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 5। तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, क्लियर? अब इसी का पार्ट 2 है हमारे पास cos थीटा। तो जो हमने वैल्यूज देखे यहाँ पे की थी, cos थीटा की वैल्यू क्या थी? b बाय सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b बाय सी। ठीक है, ये ए बी और ए सी भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पे देखें ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ए बी के दरमियान में कौन सी वैल्यू है? बी की, और ए सी के दरमियान में कौन सी वैल्यू है? सी की। तो यहाँ पे देखिए आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी बाय सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, इससे कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो बी की वैल्यू क्या है? 3, और नीचे सी है तो सी की वैल्यू क्या है? 5। तो डेट्स सिंपल, आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसकी रेशियो बनानी है ना, हम इसकी फ्रैक्शन ही बनानी है, तो हमने बना ली है। अब बात करते हैं tan की। अब tan जो हमने पढ़ा था, हमने उसकी वैल्यू पढ़ी थी ए बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है तो वो क्या है हमारे पास?
4 और ए बी मीन्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि tan की वैल्यू क्या थी, a/b थी ना, तो यहाँ पर जो है वो हम लिख भी सकते हैं a/b। ठीक है, जैसे आपको आसानी रहे, जैसे आप क्वेश्चन याद रख सकेंगे आप वैसे ये वैल्यूज याद रख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम करते हुए आपको टफ लगेगा, लेकिन ये जैसे आप बार बार इसको रिपीट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसान लगना लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ है। और आगे चल के अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो आपके तकरीबन हर क्वेश्चन में ही जाके जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसलिए आप भी जहन में ये सीन ना लाएं कि जी ये क्वेश्चंस क्या बकवास है, ये क्यों सिलेबस का हिस्सा है, या क्यों हमारे एग्जाम दिए जाते हैं। तो आगे अगर आप पढ़ेंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो जहाँ जाकर आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो ये tan की भी वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब सेकेंड की वैल्यू निकालनी, तो एस है ना पहले, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी वो होगी कॉस की, तो इस सेकेंड का मतलब होगा 1/cos। तो कॉस किसकी वैल्यू थी, कॉस की वैल्यू थी 3 और 5, यानी कि C/B। कॉस की जस्ट बता रही हूँ। ठीक है, कॉस हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू B/C। ठीक है, तो B की क्या वैल्यू है 3, ये 1 जो है वो ये है जो गिवन है सेकेंड का। अब सेकेंड का BC था तो B की वैल्यू थी हमारे पास 3 और C की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हम जानते हैं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/3। एक ये भी तरीका, मतलब तरीका तो यही है, आप इसको सोल्व ऐसे करेंगे। और एक और बात अगर मैं आपको बता दूं कि आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सेकेंड है ना, सेकेंड किसका उल्ट होता है, कॉस सॉरी ये साइन का सेकेंड, हाँ ये कॉस के उल्ट होता है। तो उस कॉस की क्या वैल्यू है 3/5, तो डेफिनेटली इसके उलट की सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी 5/3। तो चेक करें 5/3। ठीक है, क्योंकि ये उसकी उल्टी फॉर्म होती है ना, उसका रिवर्स रिएक्शन होता है ये। अच्छा जी, कोसिकेंड की बात करें तो ये वैल्यू होती है 1/sin थीटा की। तो बेटा साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास इक्वल होगा, यहाँ पर आए हम अगर साइन थीटा, वो हमारे पास इक्वल होता है A/C के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने साइन थीटा फाइंड आउट किया हुआ है ना, वो हमारे पास क्या है 4/5। तो यहाँ पर कोसिकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4, क्योंकि इसी की उल्टी फॉर्म आनी है ना, इसी का जो है वो हमारे पास रिवर्स वैल्यू बन जाएगी। तो साइन अगर हमारे पास 4/5 है तो कोसिकेंड इसकी उल्टी फॉर्म क्या आ जाएगी 5/4। 6 जो है हमारा, उसमें अब जो हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हुई है ना, पहले हम थीटा वाली सोल्व कर रहे थे लेकिन अभी जो वैल्यूज है वो 5 वाली स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आ जाए अपनी फर्स्ट डायग्राम पे फोकस करें, जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर मैंने फाई का भी साइन बनाया हुआ है, और ये जो है ना हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये थीटा का था। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है, आगे आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर थीटा और फाई दोनों ही चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक है, ये जो फाई है ना ये एम्प्टी का साइन होता है, जैसे हम यूनिट इंटरसेक्शन में एम्प्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी को फाई बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है। और एक ये बात याद रखनी है, जब हम ये वाले थीटा की बात करते हैं ना, जैसे कि साइन थीटा लिखा हुआ है, ये वाले एंगल की जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये जो होती है ना लाइन, ये आपके पास बेस है और ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज पे लिखा है। ये देखिए, ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम होंगी, ये फाई है, इधर भी यही फाई है, और यहाँ पर ये थीटा भी आ गया, एंगल भी 90 का है। बस दोनों में फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर बेस होगी, ये चेक करें, और यहाँ पर जो बेस है वो फाई में परपेंडिकुलर होगा। समझ आया, क्योंकि फाइव में परपेंडिकुलर उसके सामने वाली वैल्यू होती है। आपके पास कोई भी डायग्राम आ जाती है, आपने याद रखना है कि फाइव के जो सामने होगा, मीन्स के अगर आपने याद रखने के लिए आप ये क्योंकि चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह इसको एक्सप्लेन करूँगी कि थीटा में जो आप ए रखेंगे ना, फाइव में आप उसको बी की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, और थीटा में जो बी की वैल्यू होगी फाइव में वो ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अभी हम अपने पार्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर हमने कॉट जो है वो 5 बताना है। ठीक है, तो कॉट हमारे पास इक्वल होता है 1/tan के, तो हमने 1/tan लिखा। अब tan की क्या वैल्यू होती है, tan देखिए हमारे पास रिप्रेजेंट करता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय
बेस। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/p/b, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया ना कि 5 में परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली जो कि थीटा में b की वैल्यू होती है। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, 3/4। अब ये ओवर के नीचे है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो उसको हम, ये नीचे वाला जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे, ये 4 जब ऊपर आ जाएगा 1 के साथ, तो इसको हम इस तरह फ्रैक्शन सीधी करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन टेरी है ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना वो सबसे ऊपर लिख देते हैं, और जो सेकंड होती है वो फिर लास्ट में आ जाती है। इस तरह से इसकी फ्रैक्शन सीधी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका सेकंड 7 वाला जो पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो वहाँ पर हमने tan phi बताना है। अब tan phi हमें पता है वो इक्वल होता है p/b के। ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो पार्ट स्किप किया है तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, p की क्या वैल्यू है, p है हमारे पास 3 और b क्या है हमारे पास, वो है 4, ठीक है। तो हम सिंपली लिख देंगे 3/4। इस कॉन्सेप्ट को बस आप याद रखें। 5 में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है और थीटा में परपेंडिकुलर क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ याद होगी है तो मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एक एक लाइन के देखें क्वेश्चन। अब कोसिकेंट फाई की बात करते हैं, ठीक है। कोसिकेंट सबसे पहले आपने ये याद रखना है, मैंने आपको बताया ना ये सी से शुरू हो रहा है तो इसका फिर उल्ट फॉर्म जो है वो एस से शुरू होगी। तो अब ये कोसिकेंट है तो ये किसका उल्ट होगा, ये साइन का उल्ट होगा, ठीक है। तो 1/sin इसको सीधा करने के लिए हमने, मतलब सही वैल्यू में लाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है sin phi, ठीक है। sin phi लिखने के बाद अब साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है p/h के। ये हम पहले सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है थीटा में p/h, वैल्यू वही रहेगी, बस फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब फाई में p कौन सी वैल्यू है, तो बेटा 5 में p की जो वैल्यू है वो ये है 3, तो h दोनों में यानी कि c की वैल्यू हाइपोटेन्यूस दोनों में सेम है, तो अब यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसके h में क्या आ जाएगा 5। ये देखें फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही है, तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही है तो उसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट वाली वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो 5 ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे देखें ऊपर ऑलरेडी 1 है, तो 5 1 से क्या आ जाएगा 5, तो आपके पास आपका आंसर रहेगा 5/3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहाँ पर समझ आ गया ना तो आगे अगले क्वेश्चन में जाके हमें आसानी होगी। बस जो समझने वाली चीज़ है ना इनमें वो ये है कि डायग्राम एक ही है, लेकिन उसमें फाई के कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाएंगे तो आप फिर ये वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर रखेंगे, और अगर थीटा के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं क्योंकि उसके सामने वाली वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, अब ये थीटा है तो इसके सामने क्या है ये, तो ये परपेंडिकुलर है। अब ये फाई है तो फाई के सामने क्या है, ये वाली लाइन, तो ये क्या हुआ, ये 5 का परपेंडिकुलर हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 9 देख लेते हैं। अब ये है सेकेंड, तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वर्ड एस है तो इसकी सीधी फॉर्म क्या होगी, सी से शुरू होगी, तो सेकेंड की सीधी फॉर्म क्या होगी, कॉस, तो 1/cos phi हमने लिख दिया, ठीक है। अब कॉस हमें पता है वो हमारे पास इक्वल होता है b/h के, तो b की क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखिए b हमारे पास क्या है, वो है 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो 4 पुट किया और h की वैल्यू 5 की। अब इसकी भी फ्रैक्शन सीधी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/4। कॉज है तो कॉज यहाँ पे देखिए अभी भी हमने सोल्व किया, वो इक्वल होता है b/h की, b की वैल्यू सिंपल लिख देंगे वाली 4/5, तो 4/5 हमारे पास ये जो है पार्ट ए सोल्व हो गया है। दी स्टूडेंट्स, जो हिस्सा हमारा बी है उसको भी हमने एज इट इज सोल्व करना है जैसे कि हमने पार्ट ए को सोल्व किया है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या आएगा, जस्ट वैल्यू का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 17, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 है। ये वैल्यू जो मैंने अनाउंस की है बेटा, जो आपको बताई है वो हमारे पास थीटा के लिहाज से, क्योंकि थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाली लाइन, ठीक है, ये वाली, और इसकी जो बेस है वो 15 है और ये हाइपोटेन्यूस यानी कि सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 17, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है, हमने सारी वैल्यू जो है अभी तक, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया, इसलिए यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ही लिख दिया 1/1 कर, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गई। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा हमें पता है कि वो p/h होता है, p की क्या वैल्यू है, ये है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास p है और ये हमारे पास h है। क्लियर। अच्छा जी, p है, ये बस आप याद रख लें p/h, और ये भी बहुत आसान है याद रखना। आपने सारा जो समझाने वाला इस पार्ट होता है ना वो अच्छे से समझ लिया करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपको समझ आ गई है आगे सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान होता है। अब p की वैल्यू 8 थी, h की वैल्यू 17 थी, ये ना, सॉरी यहाँ पे मैंने h लिख दिया, ये a है और ये h है, तो ये आ गया 17। अब cos हमारे पास होगा b/h, तो b की वैल्यू क्या है 15 और h वही 17,
tan हमारे पास बेटा इक्वल होता है P/B, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये बेस की वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। उर्दू में हम इसको कायदा बोलते हैं, इसको अमूद बोलते हैं और इसको वितर बोलते हैं। थीटा के लिहाज से ये जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ये थीटा के लिहाज से है, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से और इसको एच से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा गलत वैल्यू लिखी, इसलिए मैंने फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया। tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास P/B, P की वैल्यू क्या है 8 और B की क्या वैल्यू है 15, सिंपल लिख दें इसको। फिर सेकेंड थीटा है, तो सेकेंड देखें, सेकेंड किसकी वैल्यू है, यहाँ पे S है ना, तो इसकी सीधी फॉर्म क्या होगी cos थीटा, तो cos की क्या वैल्यू है 15/17, इसको उलट कर दें 17/15 कर दें, क्योंकि हमें पता है अब ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इसके लिहाज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है सोल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे cos है, यहाँ पे देखें ये पहला वर्ड सी है, तो इसकी सीधी फॉर्म क्या होगी साइन, तो साइन की वैल्यू जो आई हुई है उसको उल्ट करके लिख दे, ये थी 8/17, तो इसकी उल्टी फॉर्म हो जाएगी 17/8। जहां पर भी साइन और आपने कोसिकेंड की वैल्यू बतानी हो, आप सिंपल जो आपने साइन की वैल्यू फाइंड आउट किया उसी को रिवर्स करके उसका अप्रोक्सीमेटली कर दें उसको, ठीक है, और उसको उलट करके लिख दें। अगर 17 नीचे है तो ऊपर लिख दें, ऊपर नीचे जो हम करते हैं ना उलट फॉर्म, वो हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1/sin थीटा के। तो वो नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमने ऊपर सोल्व किया था ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, तो 5 ऊपर जाके क्या हो जाता है, अब ये उल्ट हो जाता है ना, इस तरह से फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, जो साइन की होगी वही उल्टी फॉर्म इसकी आ जाएगी, जो कॉस की होगी वही सेकंड की आ जाएगी। अब tan है तो कॉट की भी फाइंड करने के लिए हम सिंपल यही करेंगे, यहाँ पे देखें tan की वैल्यू है थीटा में, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वहां पर कॉट की वैल्यू गिवन है फाई में। ये आपने याद रखना है, गलती नहीं करनी समझने में कि tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो फिर हम फाई की वैल्यू कैसे ये अब देखें फाई में और थीटा में आप डिफरेंस नहीं रखेंगे, तो आप ये करेंगे दोनों में वैल्यू सेम लिख देंगे, दोनों में ही परपेंडिकुलर और बेस सेम लिख देंगे, तो फिर फर्क क्या आएगा, फिर आप एक ही वैल्यू को 2 दफ़ा फाइंड कर देंगे ना, तो वो गलत हो जाएगा। इन केसेस में हमारे पास फर्क सिर्फ थीटा और फाई में ही है, ठीक है। तो 5 को हम पढ़ चुके हैं कि 5 में फिर परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है, और हाइपोटेन्यूस जो है वो सेम रहता है। अब यहाँ पर वैल्यू थी 8 और यहाँ पर वैल्यू थी 15, लेकिन अब परपेंडिकुलर 15 है और बेस 8 है, ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है। कॉट हमें पता है वो इक्वल होता है 1/tan के, तो tan की वैल्यू है हमारे पास 15/8, ठीक है। यहाँ पे देखें 15/8, क्योंकि वो इक्वल होता है P/B के, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब इस तरह फ्रैक्शन सीधी करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी 8/15, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। tan थीटा अब ये देखेंगे जो नीचे हमने फाइंड किया अभी tan थीटा कह रही हूँ फाई, tan फाई किसके इक्वल आ जाएगा 15/8 के, सिंपल। उसी तरह कोसिकेंड है, कोसिकेंड किसके इक्वल हुआ हमारे पास 1/sin के, तो साइन में जो है वो फाई हमारे पास इक्वल टू होगी 15/17, बिकॉज ये हमारे पास होता है P/H के, ठीक है। तो P की वैल्यू है हमारे पास 15 और H की वैल्यू है हमारे पास 17, तो हमने सिंपल वो वैल्यू पुट कर दी। अब 17 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ना, तो 17 1 जा 17 और नीचे क्या बच गया 15, फ्रैक्शन सीधी करेंगे यहाँ पर हम। अब सेकेंड है तो सेकेंड जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास 1/cos फाई के, ठीक है। तो cos जो है वो हमारे पास इक्वल होता है B/H, ठीक है। तो B की वैल्यू थी 8 और H की वैल्यू है 17, फ्रैक्शन सीधी करेंगे तो 17/8 आंसर आ जाएगा। अब cos है तो बेटा cos हमें पता है, ये देखें अभी हमने लिखा है वो हमारे पास इक्वल होता है B/H के, तो क्या आंसर आएगा उसका 8/17। अगेन मैं आपको बता दूं फाई और थीटा में सिर्फ और सिर्फ जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये थीटा होता है ना हमारा, थीटा के सामने जो वैल्यू है वो अमूद होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जब हम फाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो फाई के सामने वाली जो वैल्यू है वो अमूद होगी, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रह जाएगा तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट सी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 की अभी तक समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन को आपको देखने की या समझने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा की बात हो रही है, थीटा के लिहाज से देखेंगे, थीटा के लिहाज से ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/13, बिकॉज ये हमारे पास इक्वल होता है p/h के, और ये जो वितर की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कोस है तो कोस हमारे पास b/h आ जाएगा। ठीक है, तो 12/13, क्योंकि एच हमारे पास 13 है और b हमारे पास 12 है। उसके बाद tan है, तो tan की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है p/b की। p हमारे पास 5 है और b हमारे पास 12 है। क्लियर। सीकेंड है, तो बेटा सीकेंड की वैल्यू इक्वल होती है कॉज के। ठीक है, जो एस से शुरू हो तो उसकी उल्टी फॉर्म सी से शुरू होगी, जो सी से शुरू हो उसकी उल्टी फॉर्म एस से शुरू होगी। तो सीकेंड तो ये 1/cos थीटा की इक्वल होगी। कॉज देखें यहाँ पर हमने अभी फाइंड किया है, तो ये 12/13 है, तो फिर यानी कि सीकेंड क्या होगा 13/12। मैंने पहले भी आपको बताया ना, कॉज और साइन की वैल्यू फिर रिवर्स हो जाती है सीकेंड और कोसिकेंड के लिए। तो आप इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कि कॉज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12/13 इस तरह से। 13 ऊपर जाके फिर 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और कोसिकेंड है तो कोसिकेंड भी थीटा में आपके पास, तो कोसिकेंड की फॉर्म क्या होती है सीधी 1/sin थीटा, तो इसकी भी उल्टी फॉर्म हम लिख देंगे यानी कि h/p। तो इसका आंसर अगर साइन का आंसर अगर 5/13 आ रहा है तो हमारे पास कोसिकेंड का आंसर क्या आ जाएगा 13/5, क्योंकि कोसिकेंड और साइन जो है वो एक दूसरे की उल्टी फॉर्म होती है। साइन का ही जो है वो आप कह लो कि सुतेला भाई है ये। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है ना वही इसकी भी वैल्यू होगी, लेकिन इसकी अगर 5/13 है तो इसकी फिर 13/5 होगी, क्योंकि ये 1 के साथ डिवाइड हो रहा होता है, 1 की फ्रैक्शन में आ रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम कॉट की बात करें तो एक तो जो है कॉट इक्वल होता है हमारे पास 1/tan के, और दूसरा ये कि यहाँ पर देखें फाई की बात हो रही है। अब जो है वो हम थीटा को नहीं देखेंगे, अब हम फाई को देखेंगे। तो जब हम फाई की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो बी है ये पी बन जाएगा, और ये वाला जो पी है ये हमारे पास बी बन जाएगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू वही रहेंगी। अब tan है ना, तो tan हमारे पास इक्वल होता है p/b के, तो यहाँ पर अब p की वैल्यू क्या है 12 और b की वैल्यू क्या है 5, तो हम सिंपल लिख देंगे 12/5। अब जब इसकी फ्रैक्शन सीधी करेंगे 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब tan यहाँ पे अभी भी हमने फाइंड किया, tan फाई इक्वल होता है 12/5 के, तो हमने वैसे ही लिख दिया। कोसिकेंड है, कोसिकेंड तो वही बात कि वो इक्वल टू होगा 1/sin के। अब साइन की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे देखें p/h, तो ये p है तो p की वैल्यू 12 है और h की वैल्यू 13 है। यहाँ पे देखें p 5 में p ये है 12 और h सेम या 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13। ये देख लें। ठीक है, कोसिकेंड का आंसर आ गया 12/13, लेकिन 1 की फॉर्म में है तो 13 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13/12। क्लियर। सीकेंड है तो सीकेंड देखिए सीधी फॉर्म जिसकी होगी वो होगी 1/cos। ठीक है, तो cos का आंसर आपके पास आएगा 5/13, क्योंकि फ्रैक्शन को हम सीधा कर लेंगे 13/5, इसका आंसर लिख देंगे। और cos फाई है, cos फाई अभी भी ये देखिए हमने फाइंड किया, cos फाई इक्वल होता है 5/13 के, तो ये हमने लिख दिया। तो इसके साथ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लेंथी था क्योंकि उसके 3 पार्ट थे और हर पार्ट के जो है वो 10-10 आगे पार्ट्स थे। ठीक है, तो बहुत आसान है, अगर आपको एक पार्ट की समझ आ गई है तो आगे वाले फिर आपने देख लिए हैं वो कितने ज़्यादा आसान है। ठीक है, अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी है और इसको फिर हम डायग्राम से भी समझेंगे। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच। अब उन्होंने कहा है कि आपको नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और आपने उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अभी रेशियोज के बारे में भी हम पीछे पढ़ा है हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो बेटा यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए जो है ना वो हमारा फाई है और मेजरमेंट एंगल सी जो है वो थीटा है, यानी कि ये सी जो है वो थीटा है हमारे पास और ए जो है वो फाई है। तो अभी फाई है ना, तो फाई के परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा ये। ठीक है, अब ये थीटा है तो थीटा की बेस क्या है ये वाली और फाई की बेस क्या है ये वाली। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। पीछे जो हमने 3 पार्ट्स यानी कि किए हैं 30 क्वेश्चंस किए हैं, तो 30 क्वेश्चन से हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि फाई हो तो उसमें परपेंडिकुलर उसके सामने वाली लाइन, तो थीटा हो तो थीटा में परपेंडिकुलर उसके सामने वाली लाइन। ठीक है, फाई में बेस उसके साथ वाली लाइन, थीटा में बेस उसके साथ वाली लाइन। ठीक है, क्लियर।
तो अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हम जानते हैं वो हमारे पास इक्वल होता है p/h के, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पर देखें थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर ये है, तो ये आ जाएगा BC, जो है p हमारे पास होता है ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा AB और h की वैल्यू है हमारे पास AC, तो हमने लिख दिया AC। अब बेटा यहाँ पर देखें जो हमारी डायग्राम में गिवन है ना, तो AC की वैल्यू जो थी वो बताई गई है वो B है, ठीक है। तो AC की जगह पे B आ जाएगा और AB की जगह पे जो वैल्यू दिखाई गई है हमें जो बताई है वो है C हमारे पास, तो हमने यहाँ पे C लिख देना है, ठीक है। ये आ जाए हमारे पास C। समझ आइए आपको कि ये AB के दरमियान में जो बताया गया ना शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेन्यूस को जो नाम दिया गया जो उसकी वैल्यू है वो है B, ठीक है। तो AB ये जो है AB इसके दरमियान में जो वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में बताई गई है वो हमारे पास C है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, यहाँ पर हमने C लिख दिया। क्लियर। अब cos थीटा है तो cos थीटा हमें पता है वो b/h होता है, तो यहाँ पे यानी ये BC, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या बताई गई है A, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मैंने गलती से क्रॉस कर दिया, ये ठीक है। यहाँ पर B की वैल्यू है A और H यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूस ये वाली लाइन, ये वितर वाली लाइन, तो वितर वाली लाइन पे आपके पास क्या आंसर है B, यानी कि हाइपोटेन्यूस आपके पास यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है वो है B। क्लियर। tan थीटा की आ जाते हैं, इसकी वैल्यू थी p/b। अब ये देखिए हमारे पास डायग्राम इस तरह से बनी हुई है और ये वाली जो वैल्यू है इसकी b वैल्यू है, इसकी c है और इसकी ये a है, ठीक है। ये हमारे पास फाई है और ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। डायग्राम जो है यहाँ पर हमने दोबारा जो है वो ड्रा कर ली है। अब tan थीटा है तो tan थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है p/b के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जब हम थीटा की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास है p और ये हमारे पास है b और ये हमारे पास क्या है h हाइपोटेन्यूस। क्लियर। ये पीछे भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे दोबारा इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन देखते हुए सॉल्व करते हुए अच्छे से जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। अब p/b है तो p वाली जो वैल्यू है वो क्या है C और b है तो b वाली वैल्यू जो है आपके पास वो क्या है A, तो इसका आंसर आ जाएगा C/A। सेम लाइक आपने साइन थीटा में करना है p/h, p की वैल्यू है C और h की वैल्यू है B, तो इसका आंसर आ जाएगा A/B। साइन थीटा में हमारे पास p होता है ना, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए साइन थीटा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और ये मेरा ख्याल है लिखते वक्त गलती हुई है, यहाँ पर हमने थीटा नहीं यहाँ पर हमने फाई फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास फाई है, क्योंकि 2 दफ़ा साइन थीटा तो नहीं फाइंड करेंगे, तो साइन फाई है, साइन फाई हमारे पास इक्वल होगा तो उसी के इक्वल p/h के। लेकिन यहाँ पे देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास फाई का जिक्र होगा तो फाई में परपेंडिकुलर क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको रेस करते हैं, अब इसका नया जो है वो बनाते हैं। आप फाई में जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा और जो बेस होगी वो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब काम करते हैं। p/h तो p की वैल्यू क्या है A और b की वैल्यू क्या है, सॉरी h की वैल्यू क्या है B, तो हमने सिंपली लिख दिया A/B। इसी तरह cos फाई में आ जाएंगे, होगा तो वो BH, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू क्या है C और h की वैल्यू क्या है B, तो C/B आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद हमें आपको जो है पढ़ते वक्त कॉम्प्लेक्स लगेगा, वही CAB क्या है, कोई वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज इसको देखें फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ही है, ठीक है। यहाँ पर रह गया अब हमारे पास tan फाई। अब tan फाई होता तो p/b के ही है, तो p की वैल्यू क्या है फाई के लिहाज से A और b की वैल्यू क्या है C, तो इसका आंसर आ जाएगा A/C। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडरिंग द और ज्वाइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। अब वो कह रहे हैं जी आपको जो ट्राइंगल दी गई है उसको वेरीफाई करें, ठीक है। अब कुछ उसके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि पार्ट 1 में उन्होंने कहा है कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको अब हमने वेरीफाई कर लें कि इसको प्रूव करना है, हमने बताना है कि ये 1 के इक्वल है या नहीं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, या क्या ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना हमने उसको प्रूव करना है। तो अब शॉर्ट फॉर्म में ये कि इसको प्रूव करेंगे, बताएंगे कि 1 इसका आंसर कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो साइन थीटा, हम साइन थीटा लिखेंगे और हमें पता है साइन इक्वल होता है p/h के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें p की वैल्यू क्या आ रही है, ये 3 और ये आ गया b और ये आ गया h है हमारे पास 5 और p है हमारे पास 3, तो साइन आ गया 3/5 के।
अब कोसिकेंड है तो कोसिकेंड साइन की ही उल्टी फॉर्म होगी, तो अगर ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। फिर हम इसको प्रूव करेंगे। इस डॉट का मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। चाहे आप डॉट लगा लिया करें, चाहे मल्टीप्लाई लगा लिया करें, कोई इशू नहीं होता। लेकिन इस तरह जब हम ज़्यादातर इंग्लिश फॉर्म में मतलब साइन इस तरह लिखते हैं ना क्वेश्चन, तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है अंदर हम डॉट लगा लें। तो साइन की क्या वैल्यू आई है 3/5, वो पुट करें। कोसिकेंड की जो वैल्यू वो पुट करें। हम देखें 5 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो यही हमने प्रूव करना था, हम लिख दिया हंस प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि क्या कॉस थीटा और सिकेंड थीटा भी 1 है। तो क्वेश्चन देख के हमें समझ आ जाती है कि कॉस की उल्टी फॉर्म है सिकेंड, तो वो जो वैल्यू है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मीन्स के वो कैंसिल हो जाएंगी और फिर उसका आंसर 1 आ जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे हमने सोल्व किया है। अब कॉस है ना, तो कॉस की वैल्यू लिखते हैं, वो है b/h। तो b की वैल्यू क्या थी 4 और h की वैल्यू क्या है 5, तो 4/5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और सेकेंड इसी की उल्टी फॉर्म है, ठीक है। तो वो अगर ये 4/5 है तो वो क्या आ जाएगा 5/4, क्योंकि ये b/h है और ये h/b है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो लास्ट पर हमारे पास 1 रह गया। तो दैट्स मीन दिस इज ट्रू। अब उसी तरह हमने tan थीटा और cot थीटा को भी जो है वो भी फाइंड करवाना। अब देखिए जो है वो साइन और कोसिकेंड ये एक दूसरे की उलट फॉर्म थी, कोस और सिकेंड। उसी तरह tan और cot भी एक दूसरे की उलट फॉर्म है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी जो है वो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अब लेकिन इसको फिर भी परफॉर्म करते हैं। ये होता है p/b, चेक करें p की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। और कॉट इसी की उल्टी फॉर्म है, तो वो आ जाएगा 4/3। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो लास्ट पे क्या रह जाएगा 1। हम कहेंगे यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन फिर भी चेक करें। मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो है वो कुछ चीज़ें बताई थी, ये वाली, ठीक है, कंप्लीमेंट वाले साइन वाले। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा क्लियर लिख के बताया था कि साइन जो है वो किसके इक्वल है, कॉस जो है वो किसके इक्वल है। इसी तरह इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जो है उसको फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना बेटा, ये आपके ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिक पे डिपेंड कर रहे हैं। आपने यहाँ पर मैथमेटिकली जो है वो कोई काम परफॉर्म नहीं करना, लेकिन बस थोड़ा दिमाग का यूज़ करना है। यहाँ पे देखें यहाँ पर 30 है ना, तो कंप्लीमेंट एंगल हमारे पास 90 होता है। अब ये सोचिए यहाँ पर 90 में से कितना माइनस होगा कि हमारे पास 30 आएगा, ठीक है। तो ये हम 90 में से माइनस करेंगे 60। कॉमन सेंस की बात है ना कि 90 में से 60 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 30। तो अब देखिए हमने माइनस क्या करवाया है 60 माइनस करवाया, तो अब जो अगली वैल्यूज क्या आएगी, एक तो उसका थीटा जो है वो 60 आएगा, और यहाँ पे चेक करें कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, तो अगर ये साइन है तो वो फिर क्या हो जाएगा कॉज हो जाएगा। एक ये बात आपने याद रखनी है, इनकी उल्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉज आ जाएगा, यहाँ पे कॉज है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, यहाँ पे टैन है तो यहाँ पर कॉट आ जाएगा। वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ हम माइनस करवाएंगे ना एंगल, फिर वो बनेगा, ये वाला एंगल यूज़ नहीं होगा। ये आपने याद रखनी है वैल्यूज। अब अगेन 30 है तो 90 में से कितना माइनस करवाएंगे कि 30 बनेगा, तो 60, तो इसका एंगल 60 आ जाएगा। उस तरह इसका एंगल भी 60 आ जाएगा। और फॉर्म इनकी उलट है, यहाँ पे tan है तो यहाँ पर कॉट बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे tan है तो कॉट, यहाँ पे साइन है तो कॉस, लेकिन यहाँ पे अब tan जो है वो 60 है, तब 90 में से कितना माइनस होगा कि 60 आएगा, तो 30 हम माइनस करेंगे ना, 90 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास 60 बच जाएगा। तो अब इसका एंगल जो है वो हमारे पास क्या है आ जाएगा 30। ये गलत लिखा हुआ है, क्या आएगा एंगल अब 30, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एंगल हम जो माइनस करते हैं ना, ये वाली चीज़ वही हम अगली वैल्यू का एंगल देते हैं। इस तरह इसको 60 बनाने के लिए हमने 30 माइनस किया है, और इसका जो एंगल है वो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें cos 60 है तो सेम वही हम, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, और माइनस क्या करवाया हमने 30, 60 बनाने के लिए, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब साइन 45 की बात हो रही है। अब चेक आपने बस बात इस में ये रखनी है कि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे cos यूज होगा, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे cot यूज होगा, और यहाँ पे cos है तो यहाँ पर साइन, यानी कि उनकी उलट फॉर्म आ जाएगी ना, एंटीनम जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सिनोनियम एंटीनम, तो वही हम यहाँ पे उनके एंटीनम यूज करेंगे।
अब देखें 45 है, तो 90 में से कितनी वैल्यूज डिवाइड माइनस करें तो हमारे पास 45 बनेगा। तो 45 90 में से 45 ही माइनस करेंगे तो 45 आएगा। तो हम देखें यहाँ पे हमने 45 ही माइनस करवाया तीनों में, तो इसलिए तीनों के साथ जो है वो हमने 45 जो है वो लिख दिया है। क्लियर, समझ आ गई? बस ये लॉजिक पे डिपेंड कर रहे हैं। आपका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए ये सारी फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना बहुत आसान है। बस एक ये याद रखें कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना, वो इसका यहाँ पे उसकी उलट वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पे जो हम माइनस करवाएंगे ना, जो माइनस करवाएंगे वो यहाँ पे उसका एंगल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें जो हमारे पास एंगल B है वो 90 है, एंड C इज एन एक्यूट एंगल, और C हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, और वो कौन सा है 60। ठीक है, आल्सो इन मेजरमेंट एंगल A। अब A की उसने बता दिया वो A/B है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है फिर आप उसको जो है वो फॉलो करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 दिया गया है BC/AB। ठीक है, मेजरमेंट एंगल। अब यहाँ पे चेक करो, एक तो ये आ गया 90 का, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एक ये एक्यूट एंगल 60 का आ गया हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास जी ABC की वैल्यू है, BC जो है वो A की वैल्यू है, और CA जो है वो हमारे पास B की वैल्यू है। ये अच्छा जी BC है, तो BC की क्या वैल्यू बन रही है BC। तो ये देखिए इसके B और C के दरमियान में क्या वैल्यू है, वो ये आ जाएगा A और B। ये है AB के दरमियान में क्या वैल्यू है C, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी C। सिंपल, बस इतना सा। जी बेटा, इसके भी जो है हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, सेम ऐसे ही हम इसको जो है वो परफॉर्म करते जाए। अब कॉज है, कॉज 60 फाइंड करना है हमने। ठीक है, अब कॉज की वैल्यू हमारे पास B/A जो होती है, तो यहाँ पे चेक करें B की वैल्यू क्या है हमारे पास। B से मुराद है बेस, तो बेस है हमारे पास A। ठीक है, ये देखेंगे ये जो है ना, ये होता है हमारे पास बेस, और ये C जो ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब B से मुराद है बेस, तो बेस की वैल्यू क्या है A, और B/H वैल्यू होती है ना इसकी, तो H की वैल्यू क्या है B, तो हम इसको क्या लिख देंगे A/B। यहाँ पे देखिए A/B हमने लिख दिया। 1060 हमारे पास इक्वल होता है P/B की, तो P/B की वैल्यू क्या है हमारे पास। यहाँ पे हम इसको डायग्राम को दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ये ठीक है, अब ये देखेंगे ये है हाइपोटेनियस, ये है हमारे पास बेस, और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना था 10 हमारे पास होता है P/B, यानी कि ये वाला P और ये वाला B। तो P की वैल्यू क्या है C, और B की वैल्यू क्या है A, तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया C/A। क्लियर। अब कोसिकेंड है, तो बेटा कोसिकेंड की जो वैल्यू है हमारे पास π/3 लिखा हुआ है। अब ये π/3 का क्या मतलब है, तो π/3 का जो मतलब है आपके पास उसका मतलब है कि पाई की वैल्यू है 180। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 180, तो 180 को डिवाइड कर दें 3 के साथ, क्या आंसर आ गया 60। तो डैट्स मीन π/3 की बात हो रही है, तो हम जो है वो क्या फाइंड आउट करेंगे, हम 60 फाइंड करेंगे, यानी कि एंगल है 60। ये जो चीज़ें हैं 6.1 में मैंने आपको ये वाला पूरा ग्राफ जो है बना के दिया था, और कहा था अच्छे से याद कर लें। अगर आपने याद किया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने याद नहीं किया तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 180 को गिवन वैल्यू के साथ डिवाइड करें, 3 एक गिवन है तो 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 60। तो साइन 60 फाइंड आउट करेंगे, तो साइन हमारे पास क्या होता है बेटा, साइन हमारे पास है C/B। ये देखें ये वाली यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन हमारे पास इक्वल है P/H के। ठीक है, उसके ऊपर एक और फ्रैक्शन है, तो जब ये फ्रैक्शन सीधी हो जाएगी तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा B/C। ठीक है, अब कॉट है, सॉल्व करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कोसिकेंड π/3 का मतलब आ गया 60। तो कॉज है तो साइन का आंसर चेक करेंगे सिंपली, शॉर्ट फॉर्म में आपने समझने के लिए। तो साइन तो यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, फाइन नहीं था हुआ। अब कॉट है, तो कॉट का मतलब tan की उल्टी फॉर्म होगी। tan का अगर आंसर C/A है तो कॉट का A/C आ जाएगा। सॉल्व करके भी देख लें आप, उसका आंसर यही आएगा। अब हमने साइन 30 फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ जाएगा A/B, यानी कि चीज़ें तो वही रहेंगी ना। साइन हमारे पास होता है
बेटा अभी तक जो हमने 5 पार्ट्स किए हैं उसमें आपने चेक किया है कि जितने के जितने हमने एंगल फाइंड किए हैं सारे 60 थे। अभी जो हम नेक्स्ट 5 पार्ट सॉल्व करेंगे वहाँ पर हमारे पास एंगल 30 है। मीन्स के आप ये समझ लें कि अभी तक जो हमने एंगल सॉल्व आउट किए हैं वो थीटा के किए हैं, ठीक है। और अब हम जो एंगल सॉल्व करेंगे वो फाई के करेंगे। तो फाई में आपको पता है ना एंगल चेंज हो जाता है, एंगल चेंज नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये बेस थी तो अब ये बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर था तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ये हम पढ़ते आए ना, इधर वैल्यू है सी और इधर वैल्यू थी ए, ये बी की बी ही रहेगी। क्लियर। अब आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ फाई और थीटा का ही कॉन्सेप्ट बताया गया। तो अगर एक दफ़ा ही आपको अच्छे से समझ आ गया तो बार बार जो है वो फिर आपको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब ये यहाँ पे वैल्यू चेंज कैसे होगी। साइन है तो साइन हमारे पास इक्वल रहेगा पी बाय एच के, ठीक है, पी बाय एच के। यहाँ पर देखें पी की वैल्यू क्या है ए और एच की वैल्यू क्या है बी। अब इस डायग्राम को हम देखेंगे, ये वाली फाई वाली को, ठीक है, ये थीटा वाली को नहीं देखेंगे। अब कोस है तो कोस हमारे पास होता है बी बाय एच, तो बी की वैल्यू है सी और एच है हमारे पास बी, तो इसका आंसर आ जाएगा सी बाय बी। अब पाई बाय 6 है, पाई का मतलब 180, पाई का क्या मतलब होता है 180, 180 को आप 6 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 30, तो tan 30 है। तो tan की वैल्यू है आपके पास p बाय बी, ठीक है। तो p की वैल्यू है a और b की वैल्यू है c, तो यहाँ आ गया आपके पास, यानी कि परपेंडिकुलर का p और बेस का b। ये p और b का मतलब यही होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो p देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है a और b हमारे पास क्या है c, तो हमने इसका आंसर लिख दिया a बाय c। क्लियर। अब सेकेंड है तो सेकेंड 30 जो है वो सेकेंड का मतलब क्या हुआ कोस, सेकेंड की सीधी फॉर्म होगी तो कोस होगा ना, ये देखें कोस है, तो यहाँ पे देखें कोस का आंसर है सी बाय बी, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बी बाय सी, ठीक है। सॉल्व करके भी देखो वही आएगा। कॉट 30 है तो यानी कि tan का क्या आंसर आया, tan का आंसर आया ए बाय सी, तो कॉट का आ जाएगा सी बाय ए। सॉल्व करके भी देख लें आप, tan 30 है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आया 1 बाय tan 30, ठीक है। tan 30 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है पी बाय बी के, सही हो गया, p बाय बी के। अब इसकी अगर वैल्यूज पुट करेंगे हम तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी a और c की b की आ जाएगी c, ठीक है। अब फ्रैक्शन सीधी करेंगे, c मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, नीचे आ जाएगा a। क्लियर। c मल्टीप्लाई 1 c1 जा c और नीचे आ जाएगा a, तो ये देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा अब c बाय a। इस तरह से सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेक करें कॉट है तो tan का क्या आंसर है उसी को उलट करके लिखते हैं, tan का आंसर था a बाय c, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा फिर, मतलब इसको कॉट के लिए हम रिवर्स करेंगे तो c बाय a। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सारा काम हो गया है। एक्सरसाइज 6.2 जो है वो सॉल्व हो चुकी है। कोई भी आपको इशू है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर नहीं है, आप कमेंट में मुझसे पूछ लें। बस आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। थीटा में जो परपेंडिकुलर है फाई में वो बेस है, ठीक है। थीटा में जो बेस है फाई में वो परपेंडिकुलर है। अगर ये चीज़ आपने याद कर ली है तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी 1 मिनट में जो है वो सॉल्व हो सकती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।